नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा पूरी दुनिया पे है। और एक वैश्विक तेल संकट या नेचुरल गैस संकट जो है वो आने वाला है, क्योंकि ईरान ने ये जो हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य है उसे अवरोधित कर दिया है। ईरान ने कहा है कि वो वहाँ से कोई भी समुद्री जहाज जो कि तेल लेकर जा रहा है उस पे अटैक कर सकता है। अब ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि भारत का भी लगभग-लगभग आधा जो तेल आता है वो उसी रास्ते से आता है, और यहाँ तक कि यूरोपियन संघ जो है, यूरोप की जो बाकी देश हैं, वहाँ भी इस ऑयल का सप्लाई होता है। तो उनके लिए भी ये सोचने वाली बात हो गई है कि क्या अब वो यूक्रेन से कहेंगे कि अब रूस का तेल हमें लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप कुछ समझौता करिए। और इसके साथ में एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप देख रहे हो तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे भी ईरान ने अटैक किया है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ। आपने नहीं देखा होगा कि अभी तक गल्फ़ कंट्रीज़ ने ईरान के ऊपर में अटैक किया है। उसका क्या कारण है? कहीं ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो टूरिज़्म है वो कहीं भी भविष्य में ये खतरा लेकर कम हो जाए कि ईरान यहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है, या फिर वहाँ पे जो सिटीज़न बसते हैं, भारत से बहुत सारे लोग जाके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बसे हैं, ये मानकर कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या सुरक्षा इतनी है, जब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मिसाइलें दागी जा रही हैं? और इन सारी चीज़ों के बीच में एक प्रश्न और उभर कर आता है कि क्या अब सऊदी अरबिया या फिर बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनका झुकाव अमेरिका की तरफ से घट के रूस और चीन की तरफ जाएगा? क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो डॉलर में अपने तेलों को बेचते हैं, ताकि अमेरिका को फ़ायदा हो, और अमेरिका इन्हें सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है कि अमेरिका इनकी सुरक्षा कर पा रहा है। इसके साथ में हमने ये भी देखा कि भारत में जो इंडियन ओशन है, जो भारतीय महासागर है, यहाँ पे मिलन 2.0 के तहत जो भारत और ईरान की जो नौसेना थी, वो प्रैक्टिस करके, वो युद्धाभ्यास करके वापस जा रही थी, और वहाँ पे श्रीलंका के पास उस ईरान की समुद्री जहाज को डुबा दिया गया अमेरिका के द्वारा, कि उन्होंने सबमरीन यूज़ किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये पहली बार है कि अमेरिका ने ये सबमरीन जो है उसका इस्तेमाल किया है। अब आप ये भी सोचिए कि क्या ये सही है कि अमेरिका इतने आगे निकल कर इंडियन ओशन में ये अटैक कर रहा है, भारत के पास में, श्रीलंका के पास में ये अटैक कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये पृष्ठभूमि, तो ये आपको पता है कि बहुत सारे जो देश हैं पश्चिमी, और उनके साथ में अमेरिका और इज़राइल और ख़ास करके ईरान, इनके बीच में ये संकट बहुत दिनों से चला आ रहा है, और उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे, और ईरान ऐसा नहीं करना चाहता था। अब अगर आप ये डेट और इवेंट्स देखेंगे तो सबसे बड़ा इवेंट हुआ 28 फरवरी 2026 को, जब ईरान पर यूएस और इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसमें अली खamenei, जो वहाँ के सुप्रीमो थे ईरान के, उनकी मौत हो गई। और उसके बाद में आईआरजीएस जो है, जो कि वहाँ का ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स है, उसने हॉर्मुज जल डमरूमध्य या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को एक तरह से रोक दिया। वहां से जो जहाज गुजरे थे उनको चेतावनी जारी की कि आपके ऊपर में हम अटैक कर देंगे। और उसके बाद हम क्या देखते जा रहे हैं कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, और साथ में कच्चे तेल का दाम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख देश जो इन्वॉल्व हैं, आप सबको पता है कि ईरान, इसराइल, यूएसए तो है ही, लेकिन उनके साथ में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक, कतर, ये सब भी हैं। और इनमें रशिया के लिए, रूस के लिए भी एक मौका उभर के आता है कि अमेरिका के साथ जब भारत ने द्विपक्षीय संबंध अपने घोषित किए थे, तो उसमें कहीं न कहीं अमेरिका ने कहा था कि अब भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा। लेकिन आपको याद हो कि रूस ने हमेशा ही ये कहा है, पुतिन ने खास करके, कि भारत को सतत जो तेल की ज़रूरतें हैं, उसकी पूर्ति जो है रूस हमेशा ही करता रहेगा। तो ये रूस के लिए एक मौका फिर से उभर के आ रहा है। और साथ में हम यहाँ पे ईयू और यूक्रेन की भी बात करें, क्योंकि यूरोपीय संघ को भी तेल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही।
लेकिन अब क्या वो यूक्रेन को कहेंगे कि भाई कुछ समझौता तो आपको करना पड़ेगा रूस के साथ में। और ये कहीं न कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि क्या अमेरिका जो कि एक सुपर पावर बन के उभरा था, वो अब कहीं न कहीं नीचे जाने के कगार पे है। ऐसे में ट्रम्प जो हैं वो अति कर रहे हैं और हमारे में ये कहावत है कि अति का भला न भूलना, अति की भली न चुप और अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ईरान आखिर इसका सामरिक हित क्या है? तो ईरान पे तो यूएस और इज़राइल का जो है ये हमला लगातार ही हो रहा है और ईरान अभी कर क्या सकता था तो उसने वो किया कि हॉर्मज़ का जो स्ट्रेट है उस पे ईरान ने कंट्रोल किया कि शायद इसके कारण से कुछ दबाव बनाया जा सके विश्व के ऊपर में। अंततः ईरान ये चाहेगा कि ये हमले जो हैं वो रुकें और कहीं न कहीं वो अंदर में ये भी चाहेगा कि वो बदला ले पाए अमेरिका और इज़राइल से। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल क्या चाहते हैं? ये यही चाह रहे हैं कि ईरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, वो पूर्णतः खत्म कर दिया जाए और इसके साथ में वहाँ की जो मिलिट्री क्षमता है, क्योंकि क्या पता कल फिर से ईरान अटैक कर दे इनके ऊपर में। अब यूएई और दूसरे खाड़ी देश ये चाहेंगे कि तेल का एक्सपोर्ट जो है उसका फ्लो बना रहे और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर में लगातार अटैक्स जो हैं वो होते रहें। अच्छा, इसके साथ में अगर आप देखोगे कि रूस, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रूस अपना असर बढ़ाना चाहेगा और भारत के साथ अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहेगा। भारत अपनी सप्लाई एनर्जी की जो सुरक्षा है उसको करना चाहेगा, ज़ाहिर-सी बात है, और इसके साथ में वो आगे जो जियोपॉलिटिकल माहौल बन रहा है उसको सही तरीके से समझते हुए एक सही डिसीजन लेना चाहेगा, क्योंकि हमेशा अगर आप न्यूट्रल रहें तो वो भी सही नहीं है और अगर आप इज़राइल और अमेरिका का साथ देते हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब ईयू क्या करना चाहेगा? तो ईयू जो है, यूरोपियन संघ जो है, वो ये चाहेगा कि उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सिक्योर किया जाए और उसके लिए कहीं न कहीं यूक्रेन के ऊपर में ये दबाव डाला जा सकता है कि वो जो है रूस के साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो साझा करे, सही करे। अब पावर बैलेंस जो है ये आप देख सकते हैं कि ये संकट इस इलाके में जो है जिसमें ईरान, यूएस और उसके साथियों के दबदबे को चुनौती दी जा रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ये जियोपॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ एक पतले पानी के रास्ते पर जो ग्लोबल ट्रेड है उसका कंट्रोल किया जा सकता है। अब हॉर्मुज़ जलप्रबंध जो है इसका बंद होना ये क्या साबित करेगा कि एक आर्थिक प्रभाव डालेगा, इसके कारण से ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ेगा। दुनिया का जो लगभग रोजाना का तेल सप्लाई है 20% वो रुक जाएगा और उसके साथ में हम देख रहे हैं कि जो ईरान ने कुछ हमले किए हैं आसपास में वो भी इस पे एक नेगेटिविटी डालेगा। इसके कारण से क्या होगा कि सबसे पहले तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, उसके साथ ट्रेड में रुकावट आएगा और इन सब के बीच में यूरोप में भी एनर्जी संकट पैदा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी रूस से वो तेल नहीं ले रहे हैं और यहाँ से भी नहीं आएगा तो और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30% जो है ग्लोबल ऑयल ट्रेड वो इस रास्ते से होता है और 20% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस उसका भी यहीं से ट्रांसफर होता है। ये दोनों ही तरफ जाता है, यूरोप भी जाता है और एशिया के तरफ भी जाता है। अब सैन्य सुरक्षा आयाम की अगर आप बात करें तो ईरानी मिलिट्री एक्शन जो है वो कहीं न कहीं ये चीज़ें पैदा कर रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में इनको नहीं जो है जहाज़ों को जाने देंगे। उसके साथ में यूएस इज़राइल को अगर आप देखेंगे तो वो लगातार ही ईरान के ऊपर में हमले कर रहे हैं और इसके कारण से पूरे एरिया में जो एक हिसाब से कंफर्ट होना चाहिए वो नहीं है। भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट है? भारत पे जो इसका इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं भारत अपना जो ज़रूरत है उसका 85 से 90% इम्पोर्ट करता है और उसका आधा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू ही आता है, तो भारत के ऊपर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आप देख ही सकते हैं कि तेल के दाम बढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी भारत किसका साथ दे, ईरान को क्या भारत पूरी तरह से छोड़ सकता है और इसके साथ में अपॉर्चुनिटी
भी है रशिया और भारत की रिलेशनशिप को बेहतर करने की और चाबहार पोर्ट को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसमें भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन अमेरिका के दबाव में इस बार जो बजट आया भारत का उसमें उसने चाबहार पोर्ट पर कोई भी खर्च करने से मना कर दिया और ईरान के जो विदेश मंत्री है उस पे उन्होंने दुख भी जताया था, क्योंकि एक समय में मोदी जी ने इस चाबहार पोर्ट को गोल्डन गेट का भी नाम दिया था। अच्छा, अब ये विश्व पर जो प्रभाव की बात है तो हम ये देख सकते हैं कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में बदलाव आएगा। यूएस के असर में कमी आ सकती है, क्योंकि अब यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उनमें। और इस बीच में हम देख सकते हैं कि क्या चीन, रशिया ये ईरान के साथ मिलके या फिर एक मल्टीपोलर कुछ अलायंसेस निकल के आएंगे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। भविष्य के परिदृश्य में जो सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि तुरंत ही जो है ये युद्ध रुक जाए ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में, और कोई बीच का रास्ता निकाले जाए। सबसे बुरा हालात ये होगा कि ये लगातार कुछ हफ्ते या महीनों तक चलता रहे, और सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं जो अभी लगती हैं वो यही है कि लंबे समय तक अस्थिरता रहेगी और तेल की ऊंची कीमतों के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य में शिपिंग में बीच बीच में रुकावट आती रहेंगी। अब आप हमें ये बताइए कि भारत को इस समय क्या करना चाहिए? क्या भारत को पूरी तरीके से इजराइल और यूएसए का साथ देना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं खड़े होकर ये कहना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है? आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप हमारी राय चाहें तो हमें बताइए, हम उस पर आपसे अपनी राय साझा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।